हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनकेश श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल NSE क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं SSC GD का 4 फरवरी 2025 के शिफ्ट 1 का कंप्लीट पेपर एनालिसिस, जो कि जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, जो कि 20 ऑफ 20 का आपका टारगेट होना चाहिए। 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी लैंग्वेज आपकी हिंदी होने वाली है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपका टारगेट याद रखिएगा, 20 ऑफ 20 होना ही चाहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। आपके जो भी पेपर एनालिसिस हैं सारा हम लोग कराएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ जीके जीएस का आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो सके। ठीक है, बिना देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्धारित जुर्माना राशि कितनी है? ऑप्शन है 1 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक, 50 लाख रुपए तक या फिर 20 लाख रुपए तक। तो आप बताइए कि कितनी लोगों की लगती है, कितना जुर्माना लगा है। तो बच्चों, जुर्माना 10 लाख रुपए तक लगा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, ये क्या है, इस प्रश्न को समझिए। यानी कि जो लोग नकल कराते हैं उनके लिए जुर्माना लगा है, या फिर जो लोग पेपर लीक कराते हैं, जो लोग क्या करते हैं पेपर लीक कराते हैं, उनके लिए ये जुर्माना को लगाया गया है। और इनको सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं देना है, इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है, कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो बच्चों बताइए कि ये जो मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप बता सकते हैं। तो बच्चों, ये मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जो है वो तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम और ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे किया जाता है? तो ये आपका ये महोत्सव जो है एक आपके मंदिर में किया जाता है, जिसको हम शोर टेम्पल कहते हैं। ठीक है, शोर टेम्पल के पास में इसको किया जाता है। और किसके द्वारा? तमिलनाडु के तमिलनाडु के पर्यटन विभाग द्वारा। पर्यटन विभाग, याद रखिएगा, द्वारा। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, शोर टेम्पल के पास मनाया जाता है, पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? ऑप्शंस हैं 1875, 1853, 1820 या फिर 1831। तो बच्चों बताइए कि माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है 1831 में किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, फैराडे को जो है विद्युत चुंबकत्व का जनक कहा जाता है। ये जो आपके फैराडे हैं इनको विद्युत चुंबकत्व के जनक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता या फिर मौलिक कर्तव्य। तो बच्चों बताइए कि भारतीय संविधान के भाग 3 में
किसका उल्लेख किया गया है? तो बच्चों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें जो है शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किसमें है? तो शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21A में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल है। भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके अंदर अनुच्छेद होते हैं। इसके अंदर शिक्षा का अधिकार शामिल है, क्योंकि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो बच्चों बताइए कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में कौन सी जयंती मनाई गई थी? ऑप्शन है 153वीं, 155वीं, 152वीं या फिर 150वीं। तो बच्चों हमारी 153वीं जयंती उनकी मनाई गई थी। अब 2026 में कौन सी बनाई जाएगी? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। तो 2026 में आप इसमें जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस याद रखिएगा। अब महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 1869 में हुआ था। तो जो 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती मनाएगी वो 153वीं थी। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। कितना 1869 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो बच्चों बताइए कि ऐसे 2 स्थान हैं जहां पे वर्षा की मात्रा जो है 1080 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ऑप्शन है पासीघाट और अगुम्बे, बी चेरापूंजी और मौसिनराम, सी गंगटोक और अम्बोली, डी महाबलेश्वर और नेरियमंगलम। तो बच्चों बताइए कि कौन सा ऐसा 2 स्थान है जहाँ पे 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो बच्चों आपका जो है चेरापूंजी और मौसिनराम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मौसिनराम एक ऐसा स्थान है जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो यहाँ पे लिख लीजिए विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। ठीक है, अच्छा ये जो दोनों है ना, ये दोनों के दोनों मेघालय में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? मेघालय में। तो इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि पृथ्वी के ऐसे 2 जगह है, चेरापूंजी और मौसिनराम, जहाँ पे 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मौसिनराम जो है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है और चेरापूंजी और मौसिनराम जो है मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। तो हरित क्रांति जो है आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। जनक एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अनाज का उत्पादन बढ़ाना।
अनाज उत्पादन बढ़ाना, याद रखिएगा। तो हमने इस प्रश्न के अंदर देखा कि हरित क्रांति जो है आपके कृषि क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति का उद्देश्य अनाज उत्पादन बढ़ाना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन से या फिर कौन सा कथन सत्य है। 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर उत्तर देंगे। तो आपका पहला है, वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% थी। दूसरा, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। तीसरा, खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चालू चावल की खरीद की गई। ठीक है, ये 3 हैं। इस तीनों को आप भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा वक्त आपको दे देता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2 और 3, या फिर केवल 2 या फिर केवल 1 और 2। तो बच्चों बताइए कि इनमें से कौन सा आपका उत्तर हो सकता है। तो बच्चों इसमें केवल 2 और 3 जो हैं वो सत्य हैं। पहला आपका गलत है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, एमएसपी के तहत इसकी खरीद की जाती है। किसके तहत? एमएसपी की तहत खरीद की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, पटियाला, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर ग्वालियर। तो बच्चों बताइए कि भारत में इस जो पहला एशियाई खेल था वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो सबसे पहला एशियाई खेल जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अच्छा, ये कब आयोजित किया गया था? तो ये 1951 में आयोजित किया गया था। और इसमें भारत ने कितने स्वर्ण जीते थे? भारत ने आपके 15 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, याद रखिए। तो हमने इस प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न, तो आप देख रहे होंगे कि हर प्रश्न के अंदर 2 या 3 प्रश्न हम लोग देख ही रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमने देखा कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? नई दिल्ली में। कब आयोजित हुए? 1951 में। भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 5 स्वर्ण जीते। ठीक है, तो समझिए 20 प्रश्न तो हैं, लेकिन हम लोग उस 20 को 50 भी बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिन लिथगो और एडविन मोंटेग्यू, बी लॉर्ड इवरिन और एडविन मोंटेग्यू, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेग्यू, या फिर डी लॉर्ड कर्जन और एडविन मोंटेग्यू। तो बच्चों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बताइए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। तो बच्चों इसमें प्रमुख व्यक्ति जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेग्यू थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेग्यू थे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इस नाम से जानते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसमें ही द्वैध शासन लागू हुआ। तो इस प्रश्न के अंदर हमने क्या क्या देखा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेग्यू थे। इसको हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं।
और तीसरा हमने देखा कि इसी समय द्वैत शासन लागू हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 330 से 338, अनुच्छेद 315 से 323, अनुच्छेद 300 से 320 या फिर अनुच्छेद 210 से 219। तो बच्चों आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर दीजिए। तो बच्चों भारतीय संविधान में अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से आपका अनुच्छेद 315 से 323 तक का संबंधित है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ये जो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। यहाँ लिख देते हैं अध्यक्ष नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है आपका अनुच्छेद 315 से 323 तक का है। और संघ लोक सेवा आयोग जो है यानी कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी, वह कौन थी। तो वो कौन सी महिला है जो एक आपकी गायिका है कर्नाटक की, जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई हैं। ऑप्शन है मधुरे श्रीनिवास, आशा भोसले, बेगम अख्तर, एमएस सुब्बलक्ष्मी। तो बच्चों बताइए कि इसमें से आपका आंसर क्या हो सकता है। तो वो हमारी एमएस सुब्बलक्ष्मी जी हैं जो कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका हैं, जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त अमेरिका राष्ट्र महासभा में गाई हैं, ठीक है। चलिए इसमें ये चीज़ देखिए कि जो हमारी एमएस सुब्बलक्ष्मी जी हैं इनको भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न से सम्मानित, ठीक। पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र में गाने वाली, संयुक्त राष्ट्र में गाने वाली पहली भारतीय महिला। समझ में आया। तो हमने कहा कि कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी एमएस सुब्बलक्ष्मी जी। एमएस सुब्बलक्ष्मी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र में गाने वाली पहली भारतीय थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा यानी कि डिसिप्लिन के रूप में शामिल किया गया। बच्चों आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शंस हैं कि वॉलीबॉल, स्क्वॉश, कबड्डी या फिर कुश्ती। तो बच्चों वो है हमारा कबड्डी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। कबड्डी भारत का पारंपरिक खेल है, भारत का पारंपरिक खेल है, ठीक है। और एशियाई खेलों में भारत का दबदबा बना ही रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, पुदुचेरी या फिर चंडीगढ़। तो बच्चों सबसे अधिक गरीबी हमारे दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अच्छा एमपीआई का अर्थ क्या होता है। एमपीआई का मतलब होता है इसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर,
स्तर पर आधारित है, पर आधारित है। तो इसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, ये सब चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन है हिमा कोहली, कुडी रामेश्वरम, अदिति कपूर, उषा अय्यर। तो बच्चों बताइए कि अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं? तो बच्चों वो है हमारी हिमा कोहली जी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, दिल्ली हाई कोर्ट की ये दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं। ठीक है, इस प्रश्न के अंदर हमने देखा कि हिमा कोहली जी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली महिला हैं, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से क्रियान्वित की जा रही है, कब से की जा रही है? 2017, 2016, 2015 या फिर 2014? तो इसे जो है 2016 से किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और ये जो रोजगार बढ़ाया जाता है ईपीएफओ के माध्यम से बढ़ाया जाता है, एफओ के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की योजना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है कद्दू के पौधे, सूरजमुखी, गुलाब या फिर नींबू। तो बच्चों इसमें आप बताइए कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें थोड़ा सा सहारा देके हम लोग दीवारों पर चढ़ा सकते हैं? तो वो है आपका कद्दू का पौधा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। कद्दू एक लता पौधा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से जो 1966 तक चली में उल्लिखित प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? ऑप्शंस हैं सूखे के कारण व्यय और संसाधन आवंटन, सेवा क्षेत्र का विकास, डिजिटल तकनीकी या फिर अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो इसमें जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में चली, उसकी चुनौती थी कि सूखे के कारण व्यय और संसाधन आवंटन, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है, इसी योजना के समय जो है चीन युद्ध हुआ। ठीक है, चीन युद्ध हुआ जो कि 1962 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एनपीडब्ल्यू किस प्रकार की मृदभांडला है? ऑप्शंस हैं नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थन ब्लू पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थन ब्रॉन्ज पॉलिश्ड वेयर या फिर नॉर्थन ब्राउन पॉलिश्ड वेयर। तो बच्चों बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और ये जो है एनबीडब्ल्यू आपका मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित। ठीक है, और ये चमत्कार काले रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न है कि संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्व नारायण किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शंस हैं कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो ये आपके भरतनाट्यम से प्रसिद्ध थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है।
इन्हें पद्म भूषण मिला था। किसको? लक्ष्मी विश्वनाथन को पद्म भूषण से सम्मानित थी। तो यह हमारा अंतिम प्रश्न था, और ऐसे ही हमारे सभी प्रीवियस ईयर सेट को आपके पास लाऊंगा, जिससे आप समझ सको कि हमारे एग्ज़ाम्स कैसे रहे, किस प्रकार रहे। उसी तरीके से आप तैयारी कर पाओगे, समझ पाओगे, चीज़ों को आगे बढ़ पाओगे। ऐसे ही आपको कुछ इम्पोर्टेंट PYQ भी मिलेंगे, जिससे आपको हो सकता है प्रश्न हूबहू मिल जाए, या फिर थोड़ा उलट फेर करके भी एग्जामिनर दे सकते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए हम लगे पड़े हैं। अब थोड़ी मेहनत आपकी होगी, थोड़ी हमारी होगी, तो आपका GK और GS बहुत बेहतर हो जाएगा। अन्यथा तो जैसा है वैसा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर अगले सेट के साथ।